मैं नेपाली रजक सर आज आपको 10वीं कक्षा के गद्यांश पाठ से पाठ 2 बाल गोविंद भगत पाठ को पढ़ाना चाहूँगा। इस पाठ को पढ़ने के पहले सबसे पहले लेखक परिचय, व्यक्तित्व और कृतित्व को जानना जरूरी है, जो इस प्रकार है। जीवन परिचय। इस पाठ के लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम आधुनिक युग के सुप्रसिद्ध निबंधकार के रूप में लिया जाता है। उनका जन्म सन 1902 में बिहार राज्य के स्थित मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनका पालन पोषण उनकी मौसी द्वारा किया गया। उन्होंने अनेक कठिनाइयां सहकर 10वीं की परीक्षा पास की। 1920 के असहयोग आंदोलन की अवधि में उन्हें कई बार जेल यात्रा करनी पड़ी। काम आऊ में ही उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में स्थान पाने लगी। उनके द्वारा तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, कर्मवीर, हिमालय, नई धाग, योगी, जनता जनवाणी जैसी साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया गया। उनकी मृत्यु 1959 में हुई। उनकी रचनाएं इस प्रकार है। चित्र के फूल, जो कि कहानी है। गेहूं और गुलाब, निबंध एवं रेखा चित्र है। पतितों के देश में, उपन्यास हैं। माटी की मूर्तें, नेत्रदान, मन और विजेता, जो कि रेखा चित्र से संबंध रखता है। जंजीरें, दीवार, पैरों में पंख बांधकर यात्रा विवरण आदि है। साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार है। वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनके जीवन में साहित्य, राजनीति और संस्कृति की धाराओं का प्रवाह है। उनकी रचनाओं में समाज सुधार और राष्ट्र उत्थान के स्वर हैं। इन रचनाओं में बाल सुलभ जिज्ञासा के दर्शन भी हो जाते हैं। इनकी भाषा शैली, अनुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। उनकी सरल स्वाभाविक खड़ी बोली में तत्सम तद्भव उर्दू भाषाओं के साथ साथ सामान्य बोलचाल के आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। उनकी रचना के वाक्य देखकर लगता है जैसे सुकृतियाँ हो। उनकी भाषा शैली प्रतीकों से प्रभावित है। इसके बाद बाल गोविंद भगत पाठ का सारांश ध्यान से सुने। बाल गोविंद पाठ का सारांश पहले पढ़ ले। पढ़ने के बाद पाठ को अच्छी तरह से भली भांति पढ़ना है। तो बाल गोविंद भगत का सारांश इस प्रकार है कि बाल गोविंद भगत नामक प्रस्तुत पाठ में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने ऐसे विलक्षण चरित्र वाले व्यक्ति का रेखाचित्र खींचा है जो सामूहिक चेतना, लोक संस्कृति, मानवता, करनी और कथनी में सामंजस्य रखने वाला प्रतीक है। इस पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है
कि मनुष्य कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर ही सन्यासी हो सकता है, पर बाहरी आडंबरों जैसे वेशभूषा, दिखावापन करने से कोई सन्यासी नहीं होता। बाल गोविंद भगत अपने गुणों तथा कर्मों के आधार पर सन्यासी थे, दिखावटीपन के नहीं। इसके अलावा लेखक ने समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों और बुराइयों का करारा प्रहार किया है। लेखक ने भगत के माध्यम से परिश्रम, त्याग आदि की महत्ता पर प्रकाश डालने के साथ ही ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी का प्रस्तुतिकरण भी किया है। बाल गोविंद भगत पाठ को पढ़ने के उपरांत ये जानेंगे कि बाल गोविंद भगत को निम्नलिखित बिंदुओं से दर्शाया गया है। पहला मुख्य बिंदु है बाल गोविंद भगत। उनकी स्वभाव, उनकी जीवनी को दर्शाया गया है। भगत की साधु प्रवृत्ति, भगत का विचार, वाणी, उनकी कथनी और करनी में क्या अंतर है, किस तरह की प्रवृत्ति के थे, इस बिंदु में बताया गया है। तीसरा बिंदु है कि आषाढ़ की रिमझिम वर्षा में भगत के कंठ से फूटते कबीर के पद, कबीर के पदों को वे सुनकर बहुत मुग्ध हो जाते थे। और आषाढ़ के समय में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि समूचे गांव, वर्षा होने में समूचा गांव खेतों में होता है और बच्चे जो है पानी भरे खेतों में उछल कूद करते हैं। धान की रोपाई गांव वाले करते हैं, साथ साथ भगत जी भी कर रहे हैं। और रोपाई करते करते भगत का कंठ फूटता हुआ स्वर कान में पड़ता है। उस गीत को सुनकर बच्चे भी झूम उठते हैं, औरत भी मस्त हो जाते हैं, उनके भी होंठ कांपने लगते हैं और अन्य लोग के पैरों के ताल भी उठने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि रोपाई करने वालों की उंगलियां एक क्रम में थिरकने लगती है। हाँ, बाल गोविंद भगत का संगीत का जादू गांव वालों को भी प्रभावित करता है। चौथा मुख्य बिंदु है कि भादो माह की रात की निस्तब्धता को तोड़ता हुआ संगीत। उस भादो माह की रात शांत वातावरण रहता है। इस शांत वातावरण में पूरा आकाश बादलों से घिरा होता है और अंधेरे में भगत जी संगीत गाते हैं और सबको आश्चर्यचकित कर देते हैं। और इतना ही नहीं, भगत का संगीत सुनकर सोए हुए लोग भी जाग उठते हैं। उनकी संगीत में जादू है और उनकी संगीत मात्र से ही सभी के रगों में बिजली की तरह चौकाचौक कर देता है। इसके बाद भगत की प्रभातिया, अर्थात कार्तिक का महीना होता है, प्रभातिया शुरू हो जाती थी जो फाल्गुन तक चलते रहती थी। इन दिनों ऐसा होता था कि सवेरे ही न जाने कब उठकर गांव से 2 मील दूरी में भगत जी नदी में स्नान करके लौटते और गांव से बाहर पोखर के ऊंचे भिंडे पर बैठकर
खंजड़ी लेकर गाना गाने लगते थे। एक दिन की बात है, लेखक भी वहाँ चला जाता है और देखता है और देखकर दंग रह जाता है कि सर्दी की इतनी भोर में काली कमली ओढ़े भगत जी खंजड़ी लिए चटाई पर बैठे हुए हैं। और लेखक यह भी देखता है कि खंजड़ी पर उनकी उंगलियां बराबर चल रही है। गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं कि कमली सिर से नीचे खिसक जाती है। लेखक कांप उठता है, किंतु भगत जी के मस्तक पर वही मेहनत रूपी बिंदु चमक पड़ते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट मुख्य बिंदु है गर्मियों में आंगन में भीड़। गर्मियों के दिनों में शाम के समय गांव के कुछ लोग उनके पास जुट जाते थे। तरह तरह के गाना बजाना के औजार को लेकर भगत पद गाते और सभी गांव के लोग प्रेमी मंडली उसे दोहराते। धीरे धीरे सभी लोग स्वर में, ऊंचे स्वर में गाते 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 एक ऐसी दशा आ जाती थी कि भगत जी के साथ सभी लोग झूम उठते थे, नाच उठते थे और उनके साथ तन मन से मस्ती भरे गीत गाते हुए नृत्य कर उठते थे। सारा आंगन संगीतमय और नृत्यमय हो जाता था। इसके बाद मुख्य बिंदु और भी हैं जो इस प्रकार हैं कि भगत के बेटे की मृत्यु हो जाती है। उस समय लेखक रामवृक्ष पुनी जी आश्चर्य होते हैं। लेखक भगत की साधना को देखकर उस दिन दंग रह जाता है जब भगत का इकलौता बेटा मर जाता है, जिसे भगत बहुत मानते थे, जिसकी बड़ी साध से शादी कराई गई थी, वहीं बेटा मर गया है। बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया जाता है। अपने ही रोपे गए पेड़ों से फूल तोड़कर उसके आसपास बिखरा दिए हैं। तुलसी दल भी बिखरा दिया गया है। सिरहाने पर एक चिराग जलाकर रख दिए हैं और ज़मीन पर आसन जमाए वही पुरानी मुस्कुराहट, उत्सुकता से उसी पुराने स्वर में गीत गाए जा रहे हैं। वहीं पर पतोही रो भी रही है, उसे महिलाएं चुप करा रही है। भगत कभी कभी गाते गाते पतोहू के पास जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते हैं और कहते हैं, जानती हो पुतोहू, आत्मा परमात्मा में मिलन हो गया है। विरहिणी और अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद और कौन सी बात हो सकती है। यह उनकी उस सत्य को स्वीकारता है कि आत्मा शरीर को छोड़कर परमात्मा में मिल गई है। इसके बाद मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। भगत की पतोहू के प्रति सजगता। भगत ने पतोहू से ही चिता में आग लगवाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, उसकी शादी करने का आदेश भी दे दिया। पतोहू भगत के प्रति चिंता करती हुई कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको कौन भोजन कराएगा, बीमार पड़ने पर कौन पानी देगा, मुझे अब अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का बात अटल था। भगत ने पतोहू से कह दिया जो कह दिया कि तू जा, नहीं तो मैं ही घर छोड़कर चल दूंगा। इस दलील के आगे पतोहू
कि कुछ नहीं चलती है। इसके बाद अंतिम मुख्य बिंदु है कि बाल गोविंद भगत नहीं रहते हैं, मृत्यु हो जाती है। भगत हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, पैदल ही जाते। करीब करीब 30 कोस पर गंगा थी। घर से खाकर जाते और लौटकर घर ही खाते। रास्ते में गाना बजाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। आने जाने में 4-5 दिन लगते, किंतु लंबे उपवास में वही मस्ती दिखाई देती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली, काम वही जवानी वाली। एक इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, ख़राब हो गई थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। भगत जी को बुखार भी आने लगा। फिर भी अपने नियम व्रत को छोड़ा नहीं। सुबह शाम गीत गाना, स्नान ध्यान करना, खेती बाड़ी करना, कुछ नहीं छोड़ा। परंतु धीरे धीरे उनका शरीर क्या हो गया, कमज़ोर होने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने के लिए कहा, किंतु हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, परंतु भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखता है तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजड़ अस्थि पड़ा था। इस प्रकार देखा जाता है कि भगत जी का अंत हो जाता है। और अंत में यह भी बताना चाहूँगा, इस पाठ पर आधारित बहुत सारे प्रश्न हैं। प्रश्न को केवल पढ़े, उत्तर भी समझ ले। सबसे बड़ी बात होती है कि प्रश्न को पढ़े, उत्तर भी पढ़े, अंत में पूरे पाठ को पढ़ना अति आवश्यक है। पूरे पाठ को पढ़ने के बाद खुद ही प्रश्न बनाएं और खुद उत्तर दें। अंत में आपको ऐसा लगेगा कि हमें पूरी पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गई। जहाँ से भी, जिस कोने से भी प्रश्न पूछा जाए, उसका जवाब आप सही दे सकते हैं। किंतु कुछ कार्य क्लास वर्क में भी करना है, इसलिए प्रश्न अभ्यास कर लीजिए। जैसे पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? या इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत सच्चे साधु थे। इसके संदर्भ में उनके चरित्र का पर प्रकाश डालिए, जो इस प्रकार है। दूसरा प्रश्न है, देख लीजिए, भगत की पुत्र वधू अर्थात पतोहू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? जो कि आप ध्यान से सुने होंगे तो बोल सकते हैं। भगत ने अपने बेटी की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की थी? ये भी उत्तर इसमें है। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए, उत्तर पढ़ लीजिए, अपनी भाषा में लिखने की कोशिश किया जाए। पांचवा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण था, क्योंकि बीमार भी थे, मरने के करीब भी थे, तब भी उनकी दिनचर्या वैसा ही था। इस प्रकार अंत में है, उच्च चिंतन एवं मनन क्षमता पर आधारित प्रश्न है। बाल गोविंद भगत का परिचय शब्द चित्र के माध्यम से दीजिए, उत्तर पढ़ लीजिए। अपने चिंतन मनन से ही आप इस प्रश्न का उत्तर लिखें तो स्वाभाविक होगा, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। दूसरा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के मृत्यु संबंधी विचार दूसरों से किस तरह भिन्न थे? तीसरा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू ने उनके पुत्र की कमी को किस तरह पूरा करने का प्रयास किया? चौथा है कि बाल गोविंद भगत ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत करने में सफल रहा, उल्लेख कीजिए। अंतिम प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है?
पाठ के आधार पर उल्लेख कीजिए। इसके बाद इस पाठ को भली भांति पढ़ना है। इसके उपरांत पाठ से संबंधित कोई एक गद्यांश, कोई एक पैसेज दे दिया जाता है, जो इस प्रकार है कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे, 60 से ऊपर ही के ही होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे। इस तरह का पैसेज दिया रहेगा। पैसेज को भली भांति जो पढ़ेंगे, प्रश्न का उत्तर खुद ही खोजकर लिख सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की कद काठी कैसी थी। फिर दूसरा, बाल भगत कबीर पंथियों सा जीवन जीते थे कैसे। तीसरा अंतिम प्रश्न है, भगत के पहनाव में कब और क्या परिवर्तन आता था। कहने का तात्पर्य है, सबसे बड़ी बात है इसे पढ़ ले, समझ ले, किताब से पाठ को पढ़े। पाठ को पढ़ने के उपरांत कम से कम 10 से 15 प्रश्न खुद करे, उसका उत्तर खुद दे। किसी की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप आपके अंदर एक आत्मबल जाग उठेगा और लगेगा कि मैं संतोषप्रद हूँ। जहाँ से भी इस पाठ से संबंधित जहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका उत्तर बेहिचक जवाब दे सकते हैं। लेकिन 10 प्रश्न खुद करें और उत्तर भी खुद करें, अर्थात 10 प्रश्न क्लास वर्क कॉपी में लिखें और उसका उत्तर भी लिख डालें, ताकि आपका लेखन कौशल का भी विकास संग संग हो सकता है। धन्यवाद।